हैं। ओके, तो हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था, इनपुट एलिमेंट जैसे कि प्लेस होल्डर है ना। सो इनपुट एलिमेंट में जैसे हमने यूजर इनपुट लिया था, वहां पे एक प्लेस होल्डर कैसे रख सकते हैं ये देखा है ना। सो प्लेस होल्डर क्या होता है, जब आपका इनपुट बॉक्स जो है एम्प्टी होता है तो वहां किस टाइप का इनपुट बॉक्स जो है एम्प्टी होता है तो वहां किस टाइप का इनपुट देना है ये डिफाइन करता है वो टेक्स्ट, है ना। सो जैसे आपने भी कई बार देखा होगा अलग अलग वेबसाइट्स में, है ना, जब भी आप लॉग इन करते हैं तो यूजर नेम लिखा होता है और नीचे पासवर्ड लिखा होता है ना, तो उसको कहते हैं प्लेस होल्डर। ओके, और फिर डॉम मैनिपुलेशंस यूज करके हमने लाइक दो डॉम मैनिपुलेशंस देखे, है ना। क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, मतलब टॉगल क्या करता है, ऑन है तो ऑफ करता है, ऑफ है तो ऑन करता है ना। अगर आपके पास दो ही स्टेट्स हैं, दो ही ऑप्शंस हैं, तो उन दोनों के बीच में ऐसे शटल होता रहता है ना, तो उसको कहते हैं टॉगल। ओके, और उसको यूज करके हमने क्लास लिस्ट को अप्लाई किया और रिमूव भी कर दिया, है ना। और फिर जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के नीचे एक और HTML एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो हम अपेंड चाइल्ड यूज करते हैं, है ना। सिमिलरली अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक HTML एलिमेंट का चाइल्ड निकाल देना है, रिमूव कर देना है, तो रिमूव चाइल्ड नाम का मेथड यूज करते हैं, है ना। और फिर जावास्क्रिप्ट में बहुत ही सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उनमें से अलर्ट नाम का फंक्शन जो है वो हमने देखा। ओके, और वो कहां पे यूज किया हमने, अगर यूजर जो है अगर इनवैलिड इनपुट देते हैं तो इनवैलिड इनपुट करके एक अलर्ट दिखाना चाहिए, एक पॉपअप बॉक्स दिखाना चाहिए जिसके अंदर लिखा होगा प्लीज एंटर ए वैलिड इनपुट। ओके राइट, तो ये सारी चीजें हमने सीखी और हमारा टूडूज एप्लीकेशन जो है उसको अपडेट किया था हमने, है ना। आज के सेशन में हम टूडूज एप्लीकेशन के लिए कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं, ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ चीजों को सीखना इंपॉर्टेंट है, ओके, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि लोकल स्टोरेज, ओके, उसके अंदर गेट आइटम और सेट आइटम नाम का मेथड जो है वो यूज करेंगे। ओके, और फिर वैल्यूज में भी जैसे हम जानते हैं कि की वैल्यू पेयर्स होते हैं, है ना, तो वहां पे वैल्यूज जो है हम नल भी दे सकते हैं। ओके, सो नल क्या होता है ये देखेंगे, और फिर HTML एलिमेंट्स में टेक्स्ट एरिया नाम का एक और एलिमेंट होगा, उसके बारे में जानेंगे। ऑलराइट, तो क्या होता है, हर बार रिफ्रेश हो जाता है ना। राइट, एक बार देख लेते हैं कि कैसा फंक्शनैलिटी होता है। ओके, चलिए, राइट, सो यहां पे मेरा टूडूज एप्लीकेशन है। ओके, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा लर्न बूटस्ट्रैप, ओके, और इसको ऐड कर दिया, और फिर HTML को चेक कर दिया, CSS को चेक कर दिया, जावास्क्रिप्ट को डिलीट कर दिया। ओके, तो ऐसा जो मैंने अभी चेंजेस किए हैं, राइट, सो वो ऐसे के ऐसे ही रहने चाहिए। बट जब मैं इसको रीलोड करूं, फॉर एग्जांपल यहां पे राइट क्लिक करके मैंने रीलोड क्लिक किया, ओके, तो जैसे ही रीलोड हुआ क्या हुआ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो इनिशियल था, है ना, जो इनिशियली हमने कोड में लिखा था वही आ गया यहां पे, है ना। राइट, तो मुझे कैसा चाहिए, इसको परसिस्टेंट बनाना है, मतलब जो चेंजेस मैं करूं वो चेंजेस वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो जब भी हम अपने एप्लीकेशन को रीलोड करते हैं क्या हो रहा है, जैसे हमने इनिशियली कोड किया था वैसे का वैसा कोड ही फिर से रीलोड हो रहा है ना। तो पुराना कोड जो इनिशियल कोड था, ओके, बिना किसी चेंजेस के जो कोड था वही वहां पे दिख रहा है हमें, है ना। तो अगर इसके बजाय हमें कुछ ऐसा करना पड़े जहां पे मतलब जो भी चेंजेस हम करें वो वैसे के वैसे ही रहें, तो उसके लिए क्या करना होगा, चलिए सीखते हैं। ओके राइट, तो जब भी हम बात करते हैं टिपिकली जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने की, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, मतलब जिस एनवायरमेंट में ये जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है, ओके, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। उसके अंदर होते हैं वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, कई सारे फंक्शंस, ये सारी चीजें जो है एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर रहती हैं। ओके, तो जैसे हम अपने कोड को लिखते हैं तो कोड के अंदर हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं हम, ओके, और फिर फंक्शंस भी बहुत सारे लिखते हैं, है ना। तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कहते हैं इस पूरे एनवायरनमेंट को। ओके, जब भी आप अपना जावास्क्रिप्ट कोड रन करें, ओके, तो उस कोड के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस होते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को कंटेन करके रखता है हमारा एनवायरनमेंट, है ना, और उस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। ओके राइट, और जब भी आप रीलोड करते हैं अपने ब्राउजर को या फिर अपने पेज को या फिर अपने टैब को, जब भी आप रीलोड करते हैं तो ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो है डिस्ट्रॉय होके फिर से रिक्रिएट हो जाता है। ओके, सो जब भी हम अपने एप्लीकेशन को रीलोड करते हैं तो क्या होता है, ओरिजिनल कोड जो होता है, जो इनिशियली हमने कोड लिखा था, है ना, तो उसी कोड को लाके रख देता है। ओके, जो पुराना कोड तब तक का कोड जो था उसको डिस्ट्रॉय करके, चाहे आप फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा है ना, लर्न HTML को हमने चेक किया था और लर्न जावास्क्रिप्ट को डिलीट कर दिया और लर्न बूटस्ट्रैप नई तरीके से ऐड किया था, है ना। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या था, उसके अंदर लर्न HTML चेक हो चुका था, ओके, और फिर लर्न बूटस्ट्रैप जो है वो ऐड हुआ था, लर्न जावास्क्रिप्ट को निकाल दिया गया था। ओके, बट जब हमने अपने पेज को रीलोड किया, है ना, तो रीलोड करने पे क्या हुआ, ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होकर रिक्रिएट हुआ। कहां से रिक्रिएट हुआ, हमारा इनिशियल कोड जो होता है ना, जो इनिशियली हमने कोड लिखा था, ओके, सो उस कोड को ही दिखाएगा। ऑलराइट, चलिए एक और बार एक एग्जांपल देखते हैं काउंटर एप्लीकेशन का। ऑलराइट, सो मान लीजिए हमने यहां पे काउंटर इंक्रीज किया, प्रोबेबली 9 या 10 तक इंक्रीज कर दिया। ओके, अगर मैंने यहां पे इसको रीलोड किया इस पेज को, तो फिर से क्या हो रहा है, काउंटर जो है फिर से 0 हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे मैं जितने भी चेंजेस कर लूं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं या फिर रीसेट कर लूं या फिर से माइनस में चले जाऊं, ओके, बट चाहे मैं जो कोई भी चेंज करूं, रीलोड करने पे क्या होगा, जब भी मैं रीलोड कर रहा हूं तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होके रिक्रिएट हो रहा है, जो ओरिजिनल सोर्स कोड है ना, तो उसके मुताबिक रिक्रिएट हो रहा है ना। चलिए वापस चलते हैं। ओके राइट, सो हमने एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में देख लिया, है ना, तो कैसे होता है एंड ऑल। ओके, तो अगर हमें अपने टू डू आइटम्स जो है, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, अगर वो हमें परसिस्टेंट चाहिए, मतलब जो चेंजेस हमने किया वो वैसे के वैसे ही रहेंगे बिना किसी चेंजेस के, मतलब बिना किसी रीसेट होने के, है ना, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो है वो वैसे का वैसा ही रहे, तो इसके लिए क्या करना होगा देखते हैं। ऑलराइट, तो इसको भी मतलब परसिस्ट होना मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं। चलिए, ओके, सो मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा लर्न बूटस्ट्रैप,
ओके, लर्न बूटस्ट्रैप लिख दिया, ऐड कर दिया, ओके, और फिर लर्न सीएसएस को चेक कर दिया, जावास्क्रिप्ट को डिलीट कर दिया, ओके। तो ये चेंजेस हो गए, है ना। तो अभी मेरा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर क्या है, लर्न सीएसएस चेक्ड है, ओके, लर्न बूटस्ट्रैप जो है नई तरीके से ऐड हुआ है ना। तो जब भी मैं इसको रीलोड करूं, इस पेज को रीलोड करूं, ये चेंजेस वैसे के वैसे ही रहने चाहिए, है ना। तो अभी मैंने क्या किया, इस पेज को रीलोड किया, बट चेंजेस परसिस्टेंट है, मतलब वैसे के वैसे ही हैं, चेंजेस नहीं हुए, मतलब कोड जो है पूरा का पूरा पेज का कोड जो है वो रीसेट नहीं हुआ, है ना। तो जैसे हमें चाहिए था वैसे आ चुका है ना। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो इसके लिए अभी ये जो टू डू आइटम्स जब भी हमने रीलोड किया तब भी वैसे के वैसे ही रहने चाहिए जो इनिशियली सेट किए गए थे, है ना। तो जैसे इनिशियली जो चेंजेस किए गए थे वैसे के वैसे ही रहने चाहिए, तो उसको कहते हैं परसिस्टेंस, ओके, राइट। तो अगर हमने HTML को चेक कर दिया, जावास्क्रिप्ट को डिलीट कर दिया, तो चाहे आप जितनी बार भी आप अपने पेज को रीलोड कर लें, चाहे आप ब्राउजर को रीलोड करें या उस टैब को रीलोड करें या उस पेज को रीलोड करें, राइट। सो इन्फॉर्मेशन जो चेंजेस आपने किए हैं वो वैसे के वैसे ही रहने चाहिए, ओके। तो जो चेंजेस आपने किए हैं उनको स्टोर करना होता है ना, राइट। तभी तो आप फिर से जब भी रीलोड करेंगे उनको वैसे का वैसा डिस्प्ले कर पाएंगे, है ना। तो इनके लिए स्टोरेज मैकेनिज्म्स यूज किए जाते हैं, ओके। वो भी कैसे, क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज होता है, सर्वर साइड डेटा स्टोरेज होता है ना। आपको पता है टिपिकली जब भी आप थिंक करते हैं तो एक क्लाइंट साइड होता है, एक सर्वर साइड होता है, ओके। क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है ना। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड डेटा स्टोरेज जो है ये देखते हैं, ओके। सो क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज जो है यूजर के मशीन पे, मतलब आपके लैपटॉप पे या आपके फोन पे स्टोर किया जाता है, ओके। तो आपका ब्राउजर जो है उसको यूज करके लोकली जो भी डेटा है, मतलब आपने CSS को चेक किया, जावास्क्रिप्ट को डिलीट किया, बूटस्ट्रैप को ऐड किया, ओके, ये सारा इंफॉर्मेशन जो होता है ये लोकली मतलब आपके लैपटॉप में स्टोर किया जाता है, ओके। तो अगर यूजर, क्योंकि आप यूजर हैं यहाँ पे, है ना, तो अगर आपके लैपटॉप पे स्टोर किया जा रहा है तो क्योंकि आप क्लाइंट हैं, ओके, तो क्लाइंट है या यूजर है, ओके। सो क्योंकि आपके लैपटॉप पे स्टोर किया जा रहा है इसको कहा जाता है क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज, ओके। सो और अगर आप सीधा सर्वर के साइड पे किसी डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, ओके, जैसे टिपिकली जब भी आप किसी पेज पे लॉगिन करते हैं, राइट, सो वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाता है, डेटाबेस में जाके स्टोर होता है ना। अगर आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया तो वहां पे स्टोर होता है ना। तो ऐसे सर्वर की तरफ स्टोर होने को कहते हैं सर्वर साइड डेटा स्टोरेज, ओके। तो जब आप क्लाइंट में, मतलब आपके यूजर के मशीन में स्टोर कर रहे हैं तो कहा जाता है क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज, ओके। अगर सर्वर में स्टोर कर रहे हैं तो सर्वर साइड डेटा स्टोरेज, ऑलराइट। तो हम आज क्या करेंगे, क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे, और उसमें भी कई सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज, इंडेक्स डीबी, ऐसे कई सारे होते हैं, ओके। हम सीधा लोकल स्टोरेज पे फोकस करेंगे, ऑलराइट। लोकली आपका ब्राउजर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको कहते हैं कि स्टोर करो वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ऑलराइट। सो लोकल स्टोरेज के बारे में देखते हैं। सो लोकल स्टोरेज क्या करता है टिपिकली, ये लोकल स्टोरेज क्या है, एक क्लाइंट साइड डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म, ओके। और ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, उनमें से लोकल स्टोरेज की बात कर रहे हैं हम, ओके। सो लोकल स्टोरेज क्या करता है कि हमें अपने वेब एप्लीकेशंस को, राइट, सो अपने वेब एप्लीकेशंस को उसके अंदर जो डेटा होता है उसको लोकली यूजर के ब्राउजर के अंदर स्टोर करने के लिए, उसके बाद ब्राउजर क्लोज कर दो या टैब क्लोज कर दो या ब्राउजर को रिफ्रेश करो या टैब रिफ्रेश करो, इंफॉर्मेशन वैसे का वैसा ही रहेगा, ऑलराइट। सो लोकल स्टोरेज क्या करता है, इट अलाउस वेब एप्लीकेशंस टू स्टोर डेटा लोकली विद इन द यूजर्स ब्राउजर, है ना। बट याद रखिएगा यहां पे जब भी लोकल स्टोरेज की बात होती है तो वहां पे वैल्यू जो है हमेशा एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, है ना, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग होनी चाहिए, ओके। सो लोकल स्टोरेज क्या है, वेब एप्लीकेशंस को अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को लोकली यूजर के सिस्टम पे ब्राउजर में स्टोर करने में हेल्प करता है, ऑलराइट, ओके। और फिर लोकल स्टोरेज जो है एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होंगे, है ना। और की वैल्यू पेयर्स में हमेशा याद रखिएगा लोकल स्टोरेज में हमेशा स्ट्रिंग्स ही होते हैं, वैल्यूज। जैसे टिपिकली हर एक एक्शन के लिए कोई ना कोई मेथड होता है ना, वैसे ही लोकल स्टोरेज को एक्सेस करके उसके साथ वर्क करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेट आइटम एक मेथड है, गेट आइटम एक मेथड है, क्लियर एक मेथड है, रिमूव आइटम एक मेथड है, ओके, राइट। सेट आइटम, गेट आइटम, क्लियर और रिमूव आइटम जैसे मेथड्स होते हैं, ओके, जिनको यूज करके आप लोकल स्टोरेज में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, उनको रिट्रीव कर सकते हैं, ओके, उनको क्लियर कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक आइटम जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं, राइट। सो सबसे पहले सेट आइटम। सेट आइटम क्या करता है, आपको पढ़ते ही क्या समझ आ रहा है, आइटम को, किसी भी पर्टिकुलर आइटम को, आइटम का मतलब क्या है, एक की वैल्यू पेयर, है ना, तो उस आइटम को सेट करता है, कैपिटल है, ओके, डॉट सेट आइटम जिसमें आई कैपिटल है, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में की कॉमा वैल्यू, ओके। तो हमें क्या पता है, लोकल स्टोरेज जो है एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया जाता है, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर किया जाता है, वैल्यू जो है स्ट्रिंग होना चाहिए, ओके। सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ, सेट आइटम नाम का मेथड जो है क्या करता है, आपके की वैल्यू पेयर्स को सीधा ले जाके लोकल स्टोरेज में स्टोर करता है, ओके, राइट। सो की है आपके पास, वैल्यू है, फॉर एग्जांपल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ नेम राहुल है, ओके, सिमिलरली सेट आइटम ऑफ जेंडर मेल है, ओके, और फिर सिमिलरली राइट, सो और फिर सिमिलरली क्या है, सिटी दिल्ली है, ओके। तो कुछ ऐसे लिखना होगा, ऑलराइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में लिख लेते हैं, ओके, राइट। सो अभी मैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड प्लेग्राउंड में हूं, ओके, राइट। सो इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया हमने, ओके। सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ, राइट, सो एक सेमीकोलन दे दिया, है ना। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स में आना चाहिए, सो नेम जो होगा, है ना, और वैल्यू जो होगा अभी मैं अभिनव लिख लेता हूँ, ओके, राइट। और फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर 2-3 बार इसको पेस्ट कर दिया, और फिर नेम के बजाय होगा जेंडर, ओके, जेंडर होगा मेल, ओके, और फिर सिटी जो है
दिल्ली लिखेंगे। ऑलराइट, सो DELHI। ओके, और फिर जब आप इसको रन करेंगे आपको डायरेक्टली आउटपुट नहीं दिखेगा। राइट, इसको कैसे देखते हैं, चलिए वापस चल के देखते हैं। ओके, राइट, तो हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज में कुछ मेथड्स होते हैं, ये समझ लिया है ना। सेट आइटम होता है, गेट आइटम होता है, क्लियर रिमूव आइटम होता है ना। और किसी भी पर्टिकुलर आइटम को, आइटम का मतलब क्या है, एक की वैल्यू पेयर को सेट करने के लिए, मतलब लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए, आपके ब्राउजर के अंदर स्टोर करने के लिए कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स क्या है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ की एंड वैल्यू, है ना। एक की वैल्यू पेयर होता है वहां पे, है ना। और फिर कैसे लिखा हमने, सेट आइटम ऑफ नेम दिया अभिनव। ओके, यहाँ पे एग्जांपल में राहुल है। ओके, जेंडर मेल है, सिटी दिल्ली है। ओके, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर को इंस्पेक्ट एलिमेंट नाम का एक स्टेप होगा, वो करना होगा, है ना। और वो करके हम देखेंगे कि कैसे दिखता है। राइट, अपने ब्राउजर पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके और फिर जो विंडो ओपन होता है उसके अंदर एप्लीकेशंस पे क्लिक करके देख पाएंगे हम। राइट, चलिए इसको आपको दिखा देते हैं। ओके, राइट, तो मैंने इसको रन कर लिया, है ना, रन कर लिया, रन पे क्लिक कर दिया हमने। ओके, और फिर यहाँ पे क्या करना है, अपने ब्राउजर में राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करने के बाद ये सबसे नीचे इंस्पेक्ट नाम का एक और ऑप्शन आएगा, है ना, उस इंस्पेक्ट को क्लिक करना है। ओके, और आपके ब्राउजर के सेटिंग्स के मुताबिक ये जो आपको राइट साइड पे विंडो दिख रहा है ना, तो ये सारा कभी कभार राइट साइड पे आ सकता है, कभी कभार आपके नीचे ब्राउजर के नीचे बॉटम में आ सकता है, कभी ऊपर आ सकता है, आपके ब्राउजर की सेटिंग के मुताबिक होगा। राइट, सो अगर आपको ये दिख रहा है, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेस, ये सारी चीजें दिख रही हैं, है ना। राइट, सो यहाँ पे ये जो एरोस है, यहाँ पे क्लिक करके ये जो एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, है ना, तो उस पे क्लिक करना है। ओके, और उस पे क्लिक करने पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे स्टोरेज नाम का एक सेक्शन दिखाई देगा। ओके, उसके अंदर लोकल स्टोरेज के बाजू में ये जो एरो मार्क है ना, उसको क्लिक करना होगा। राइट, तो कैसे आए, हम यहाँ पे डबल क्लिक किया, सॉरी राइट क्लिक किया हमने ब्राउजर पे। ओके, तो ये विंडो जो है, ये सब विंडो जो है ओपन हो गया, है ना। उस विंडो के अंदर ये जो ऊपर ये जो दो एरोस दिख रहे हैं आपको, है ना, तो उस एरो के अंदर हमने एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया था। ओके, सो एप्लीकेशन को सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि जब वो छोटा सा विंडो लोड होता है, ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशन, स्टोरेज, कैश, बैकग्राउंड सर्विसेज, ये सारी चीजें होंगी। ओके, हमारा फोकस कहां जाना चाहिए, स्टोरेज के अंदर ये जो लोकल स्टोरेज है, ओके, उसके नीचे ये जो learning.onthegomodel.com है ना, तो इसको क्लिक करना होगा। ओके, और अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए जेंडर मेल आ गया, है ना, सिटी दिल्ली आ गया, नेम अभिनव आ गया, है ना। तो हमने क्या किया, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर कर लिया, है ना, की है और वैल्यू है। ओके, राइट, सो की वैल्यू पेयर्स को हमने स्टोर कर लिया लोकल स्टोरेज के अंदर। ओके, तो ये किसी भी ऑर्डर में रह सकते हैं। राइट, सो जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने दिया, मतलब पहले नेम दिया, फिर जेंडर, फिर सिटी दिया, तो जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में आपके लोकल स्टोरेज में स्टोर हो। राइट, ऑल दैट मैटर्स इज आपका की वैल्यू पेयर जैसा दिया आपने वैसे का वैसा ही है। राइट, तो इसका मतलब क्या है, सिटी में मेल नहीं आ सकता, है ना, सो क्योंकि हमने जेंडर मेल दिया हुआ है। ओके, तो ऐसे क्रॉस नहीं हो सकता, मतलब जैसे की वैल्यू पेयर्स हैं वैसे के वैसे आ जाएंगे, बट जिस ऑर्डर में दिए गए हैं जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में आएंगे। राइट, चलिए वापस चलते हैं। राइट, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूं एक बार। राइट, सो हमने क्या किया, अभी सेट आइटम के बारे में समझ लिया, और कैसे एक्सेस करते हैं, अपने ब्राउजर पे राइट क्लिक करके। राइट, और वहां पे इंस्पेक्ट नाम का एक ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा एक विंडो ओपन होगा जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। और वहां पे उस विंडो के अंदर जो दो चाहते हैं, इनकी वैल्यू पेयर्स को रिट्रीव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, गेट आइटम यूज करेंगे। राइट, जैसे इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए आप सेट आइटम यूज करते हैं, है ना, वैसे ही उनको रिट्रीव करने के लिए, मतलब उस इंफॉर्मेशन को वापस लाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, गेट आइटम, है ना, गेट की वैल्यू पेयर सिंपली पुट, है ना। उसको देखते ही आपको समझ आ चुका होगा, है ना, कैसे गेट करते हैं इसको, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑफ की। ओके, जो की होगा, फॉर एग्जांपल नेम हो, जेंडर हो, सिटी हो, जो की होगा उसको आपको लाना होगा, है ना। राइट, इसके लिए कैसे करेंगे, हम 3 वेरिएबल्स बनाएंगे। ओके, जिसके अंदर नेम इक्वल टू लोकल स्टोरेज ऑफ गेट आइटम ऑफ नेम, गेट आइटम ऑफ जेंडर, गेट आइटम ऑफ सिटी, तीनों के लिए 3 वेरिएबल्स लिखेंगे। राइट, और फिर console.log में उनको प्रिंट करेंगे। राइट, सो कैसे लिखना है, सिंपल है ना। राइट, सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लिखेंगे। ओके, और फिर जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे आ जाना चाहिए। राइट, तो राहुल है, मेल है, दिल्ली है। राइट, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में लिख लेते हैं। ओके, राइट, सो ये जो है इसको डिलीट कर दिया हमने। अभी लिखते हैं लेट नेम इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑफ, क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे, जो की है ना, जो वैल्यू चाहिए उसका की लिखना होगा यहाँ पे, है ना। सो की क्या है यहाँ पे, नेम। ओके, सेमीकोलन दे दिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं 3 बार। ओके, राइट, और फिर नेम के बजाय यहाँ पे क्या देंगे, जेंडर। ओके, सो जेंडर, और फिर की का वैल्यू भी चेंज करेंगे जेंडर। ओके, एंड सिमिलरली सिटी। ओके, राइट, सो हमने क्या किया, अभी इन पर्टिकुलर कीज को गेट किया, उनके वैल्यूज को ले जाके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, है ना। नेम नाम के की के अंदर जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को लाके नेम के अंदर स्टोर कर दिया हमने, है ना। और फिर अगर इनको प्रिंट करना है तो console.log ऑफ नेम। ऑलराइट, सो नेम लिख लिया हमने, console.log ऑफ जेंडर लिखेंगे। ओके, सेमीकोलन दे दिया, console.log ऑफ सिटी। ओके, राइट, सो जब हम इसको रन करेंगे तो जो स्टोरेज के अंदर है, लोकल स्टोरेज के अंदर जो वैल्यू स्टोर किए गए हैं, है ना, उनकी इसके वैल्यूज के अंदर स्टोर किए गए हैं, उन वैल्यूज को लाके यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं।
ओके राइट। तो हमने क्या सीखा अभी तक, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं ब्राउजर के अंदर तो सेट आइटम यूज करते हैं, है ना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ की और वैल्यू पेयर देंगे। ओके राइट। अगर हमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, बाहर लाना है, वापस लाना है उनको, तो क्या यूज करेंगे, गेट आइटम ऑफ। ओके और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या देंगे हम, यहाँ पे की। ओके राइट। और फिर अगर जस्ट इन केस आप किसी पर्टिकुलर ऐसे एलिमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ऐसे आइटम को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, तो आपको आउटपुट जो है नल दिखाएगा। ओके सो फॉर एग्जांपल लेट ऑक्यूपेशन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑफ ऑक्यूपेशन। ओके और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ ऑक्यूपेशन लिखेंगे आप। ओके और क्योंकि ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट नहीं करता, आपको क्या आउटपुट आएगा, नल आएगा। राइट चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में। ओके राइट। सो मैं इस पूरी चीज को सेलेक्ट करके निकाल रहा हूं, लेट ऑक्यूपेशन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑफ डबल कोट्स के अंदर ऑक्यूपेशन। राइट और फिर मान लीजिए हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग ऑफ ऑक्यूपेशन। ओके तो जब हम इसको रन करेंगे, क्योंकि ऑक्यूपेशन नाम का कोई पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है ना, एक बार देख लेते हैं इसको, इंस्पेक्ट करते हैं पेज को। ओके राइट सो एप्लीकेशन के अंदर गए। ओके और यहाँ कहीं पे भी जेंडर है, सिटी है, नेम है, बट ऑक्यूपेशन नहीं है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट जो है नल आएगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट नहीं करता है ना। राइट चलिए वापस चलते हैं। राइट तो हमने जब इसको रन किया आउटपुट जो है नल आया हमें। ओके सो नल टिपिकली तब यूज किया जाता है जब हम इंटेंशनली, डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। ओके राइट सो इसकी वजह से क्या होता है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कब असाइन करेंगे उसको वेरिएबल। ओके सो नल उन सिचुएशंस में यूज किया जाता है जब हम डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते। राइट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोड क्या है, लेट सेलेक्टेड कलर इक्वल टू नल, हम ऐसे एलोकेट कर सकते हैं इसको। राइट सो लेट सेलेक्टेड कलर इक्वल टू नल, कंसोल डॉट लॉग सेलेक्टेड कलर लिखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जानबूझ के नल असाइन किया है। राइट सो नल दिखाएगा हमें। ओके एंड एट द सेम टाइम कंसोल डॉट लॉग ऑफ टाइप ऑफ जब हम रन करके देखेंगे तो ऑब्जेक्ट दिखाएगा। राइट सो ये जो है एक ऑब्जेक्ट है ना। चलिए इसको भी कोड प्लेग्राउंड में लिख के देख लेते हैं। ओके राइट सो मैंने इस पूरी चीज को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, लेट राइट सो सेलेक्टेड कलर इक्वल टू, मान लीजिए हमने नल असाइन कर दिया इसको, है ना। राइट सो क्योंकि हम जानबूझ के असाइन कर रहे हैं इस वैल्यू को। ओके और फिर कंसोल डॉट लॉग ऑफ, ये जो सेलेक्टेड कलर है इसको लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ टाइप ऑफ, ये जो सेलेक्टेड कलर है इसको लिखेंगे। राइट सो जब हम इसको रन करेंगे, राइट सो सेलेक्टेड कलर का वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, बट उसका कोई वैल्यू हमने क्या किया, उसको नल असाइन किया था, है ना। राइट सो वैल्यू जो है नल है। ओके और टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। राइट चलिए वापस चलते हैं। राइट सो जब हमने इसको रन किया तो आउटपुट क्या आया, नल आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। राइट सो मान लीजिए इसको जब भी हम यूज करने की कोशिश करते हैं, सो याद रखिएगा नल को हम जानबूझ के दे सकते हैं। राइट सो इंटेंशनली तब यूज किया जाता है जब हम उस वेरिएबल को कोई वैल्यू देना ही नहीं चाहते। ओके राइट सो जस्ट ए मोमेंट। राइट ओके तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके सो अभी तक आपने क्या समझा, लोकल स्टोरेज क्या होता है ये समझ लिया, और लोकल स्टोरेज के अंदर सेट आइटम और गेट आइटम नाम के मेथड्स देख लिए। ओके और अगर आप चाहें तो जानबूझ के इंटेंशनली किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू बिना स्पेसिफाई किए उसको नल नाम का वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। राइट तो मान लीजिए हमें कुछ ऐसा इनपुट देना है। राइट सो जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स होगा। ओके और उसके अंदर मल्टीपल लाइन्स ऑफ इनपुट देने हैं। फॉर एग्जाम्पल टू मिस्टर जॉन इंग्लैंड सेंट पीटर्सबर्ग December 11th, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट इंटरेस्ट, ऐसा कुछ एक लेटर लिख रहे हैं मान लीजिए। ओके तो ऐसा कुछ बनाएंगे और इसको सेव भी करेंगे। राइट सो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इनपुट में मल्टी लाइन टेक्स्ट कैसे दे सकते हैं। राइट क्योंकि यहां पे एक ही लाइन में सभी नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे लाइंस में लिख रहे हैं हम, है ना। राइट तो इसको कैसे लिख सकते हैं, HTML में टेक्स्ट एरिया नाम का एक एलिमेंट होता है। ओके राइट सो टेक्स्ट एरिया जो है उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। राइट सो रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। राइट सो जितना विड्थ होना चाहिए उसको कॉलम्स में डिफाइन करेंगे, जितना हाइट होना चाहिए उसको रो में डिफाइन करेंगे। राइट सो रो क्या करता है, नंबर ऑफ लाइंस, और कॉलम्स जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर लाइन। ओके एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं आप। राइट सो ऐसे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखने के लिए, मतलब मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट लिखने के लिए हम टेक्स्ट एरिया नाम का HTML जो है वो HTML एलिमेंट जो है उसको यूज करते हैं। राइट ओके तो कुछ ऐसे लिखेंगे उसको, टेक्स्ट एरिया ओके लिखेंगे, और फिर ओपनिंग टैग में, राइट जो स्टार्टिंग टैग होता है उसके अंदर रोज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ रोज हमें चाहिए वो। ओके और कॉलम्स इक्वल टू, कॉलम्स कैसे लिखेंगे, कॉल्स COLS लिखेंगे। ओके इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर लाइन में। ओके सो 8 रोज होंगे, हर एक लाइन में 55 कैरेक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके 55 कैरेक्टर्स। ओके और फिर उसको क्लोजिंग टैग भी दे देंगे हम। राइट सो कुछ ऐसे दिखेगा हमें, जैसे अभी आपको राइट साइड में दिख रहा है ना। राइट चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में लिख लेते हैं। ओके तो मैं अभी अपने HTML कोड प्लेग्राउंड में आ चुका हूं। ओके राइट सो इसको जरा सा ऊपर कर देते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं आपके लिए। राइट सो ये जो योर टेक्स्ट गोस हियर है, इसके बजाय मैं क्या लिखने वाला हूं, टेक्स्ट एरिया। राइट सो टेक्स्ट एरिया। ओके और फिर इसका क्लोजिंग टैग भी आ जाना चाहिए, टेक्स्ट एरिया। राइट सो ओपनिंग टैग में मैं लिखूंगा रोज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए 10 रोज चाहिए मुझे। राइट और फिर कॉलम्स
कॉलम्स कैसे लिखेंगे, कॉल्स COLS, ओके, इक्वल टू मान लीजिए 50 लिख दिया हमने, ओके। तो जब मैं इसको प्ले करूंगा क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया है ना, अभी आपको दिख रहा है, राइट। सो जब आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे ये टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा आपको, ऑलराइट। सो अगर मैंने यहाँ पे रो को दिया सिर्फ 5 रो या फिर मान लीजिए 10 रोज दे दिया, बस कॉलम्स को 50 के बजाय 5 दे दिया, क्या होगा, ये छोटा सा सिकुड़ के ऐसे ऐसे पतला सा आ जाएगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पे रोज को दिया सिर्फ 5 और कॉलम्स लिखे प्रोबेबली 10, ओके, तो वहां पे क्या होगा, उसी मुताबिक साइज फिट हो जाएगा, राइट। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इसको 10 ही रखते हैं, ओके, और फिर कॉलम्स को बनाएंगे 50, ओके, ताकि हमें थोड़ा अच्छे से दिख जाए। 50 या ऐसे करते हैं 30 दे देते हैं, ओके, राइट। तो कुछ ऐसे आ गया बॉक्स हमारा, है ना, या फिर इसको 50 ही बना देते हैं, राइट। तो चलिए इसको प्ले किया हमने और कॉलम्स जो है 50 आ गए हमारे, राइट। चलिए वापस चलते हैं, राइट। सो रोज और कॉलम्स जो है आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस ऑफ इनपुट जो है वो लिख सकते हैं, राइट, ओके। और फिर अगर आपके पास टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है, ओके, तो जब भी आप रोज को और कॉलम्स को फिक्स करते हैं तो उसके मुताबिक आपका जो विड्थ और हाइट जो है वो बदलता रहता है, राइट, ओके। तो अगर मान लीजिए हमने ये जो इनपुट है टू मिस्टर जॉन इंग्लैंड सेंट पीटर्सबर्ग एक्सेट्रा जो है, अगर इसको स्टोर करना चाहा, है ना, राइट, तो इसको स्टोर करने के लिए एक बटन चाहिए होगा, सेव तो करना होगा, कोई ना कोई एक्शन करना होगा, है ना। तो उस एक्शन के लिए मान लीजिए हमने एक बटन बनाना है, ओके, और वो कैसे स्टोर करेंगे, जब भी उस बटन पर क्लिक किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपके ब्राउजर के लोकल स्टोरेज के अंदर कैसे स्टोर होगा ये भी देखते हैं, ओके, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक इवेंट लिसनर के साथ साथ एक बटन बनाना होगा हमें, है ना। सो ऑलरेडी बटन कैसे बनाते हैं ये हमें पता है ना। सो बटन देंगे, ओके, क्लास इक्वल टू btn प्राइमरी और empty1, है ना, मार्जिन टॉप जो है जो empty1 होगा वो दे देंगे, ओके, और सेव बटन नाम का एक आईडी बनाएंगे उसके लिए, ओके, और बटन का नाम रखेंगे सेव, ओके, और दोनों के बीच में टेक्स्ट एरिया और बटन के बीच में एक लाइन ब्रेक दे देंगे ताकि थोड़ा डिस्टेंस दिख जाए हमें, राइट। और फिर जावास्क्रिप्ट में जाके हम एक कोड लिखेंगे, लेट सेव बटन इक्वल टू document.getElement by id सेव बटन, ओके, और फिर उसके लिए एक इवेंट लिसनर लिख लेंगे, ओके। तो हमें क्या करना है, अभी पहला एक बटन बनाना है, दूसरा उसके लिए इवेंट लिसनर लिखना है, राइट। चलिए एक एक स्टेप करके हम कोड प्लेग्राउंड में करते हैं इसको, राइट, ओके। सो अभी ये जो टेक्स्ट एरिया रोज है ना, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है ना, जो लेटर 1 टू मिस्टर जॉन इंग्लैंड एक्सेट्रा ये सारा टेक्स्ट जो है इसको हमें लोकली स्टोर करना है, राइट, ओके। तो टेक्स्ट एरिया जो है ना, तो इसके नीचे मैं 2-3 और स्पेसेस लेके इसको जरा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ओके, राइट। सो ये जो टेक्स्ट एरिया है इसके नीचे मैं दे रहा हूं एक लाइन ब्रेक br स्पेस स्लैश, ओके, लाइन ब्रेक दे दिया हमने, और फिर यहां पे बनाएंगे हम बटन, सो button बटन, और फिर बटन का क्लोजिंग टैग, ओके, राइट। सो बटन के अंदर हमें लिखना है सेव, ओके। सो सेव करेंगे हम बटन को, और फिर इसको थोड़ा स्टाइल भी तो करना है ना, राइट। सो हमें क्या पता है, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर btn प्राइमरी और फिर empty-1 सो दैट थोड़ा बहुत मार्जिन आ जाए टॉप में, ओके। और फिर इसका आईडी भी देंगे, आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर सेव बटन, ओके। इस आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूं, ओके। सो हमने क्या किया, अभी बटन बना लिया है ना। तो इसको अगर हम प्ले करेंगे तो देखिए आप, है ना, क्या हुआ, जब ये रीलोड हुआ तो हमारा जो करंट कंटेक्स्ट है ना, सो वो पूरा का पूरा रीलोड हो गया, है ना, राइट, और सेव बटन जो है आ गया, ओके। अभी हमें जावास्क्रिप्ट में जाके क्या करना होगा, इसके लिए एक इवेंट लिसनर बनाना होगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, लेट सेव बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ, ये जो डबल कोट्स के अंदर हमने सेव बटन जो आईडी कॉपी किया था वो, राइट। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक इवेंट लिसनर बनाएंगे, है ना। सो कैसे लिखेंगे इसको, सेव बटन डॉट ऑन क्लिक ऑफ नहीं इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ओके, और फिर इवेंट लिसनर हमने बना लिया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमने अभी क्या किया, एक बटन बनाया और फिर बटन के लिए इवेंट लिसनर भी दे दिया, ओके। और फिर ये जो टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी एलिमेंट हम इस टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के अंदर जो भी चीजें हम लिखने वाले हैं, है ना, तो उस वैल्यू को भी एक्सेस करना होगा, जाहिर सी बात है ना। तो उस वैल्यू को एक्सेस करके ही तभी हम उसको स्टोर कर पाएंगे, है ना, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट एरिया को एक आईडी देना होगा, है ना। सो आईडी इक्वल टू मैसेज लिखेंगे और फिर टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को भी सेलेक्ट करेंगे, एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट नाम का जो वेरिएबल होगा उसके अंदर स्टोर करके, ओके। और फिर जब भी बटन को क्लिक किया जाएगा, ओके, सो यूजर एंटर्ड टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का जो भी वैल्यू होगा, यूजर इनपुट वैल्यू होगा, वो आके यहां पे स्टोर किया जाएगा, राइट। चलिए इसको भी रिपीट कर लेते हैं एक बार, ओके, राइट। सो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, HTML में जाके ये जो टेक्स्ट एरिया में रोज और कॉलम्स हमने डिफाइन किए हैं, राइट, सो इसके साथ साथ आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैसेज, ओके, राइट। सो ये स्पेसेस निकाल देते हैं, राइट। सो आईडी इक्वल टू मैसेज दे दिया हमने, और फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट क्या लिखना होगा हमें, ये जो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है इसका वैल्यू लाना होगा, है ना। तो इसके लिए टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑफ डबल कोट्स के अंदर मैसेज, ओके, राइट। सो मैसेज हमने लिख लिया, ओके। और फिर इसके बाद क्या करना होगा, बटन जब भी क्लिक किया जाए एक वेरिएबल बनाना होगा, यूजर एंटर टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना के उस वेरिएबल के अंदर जो भी इनपुट है, ओके, उसको स्टोर करना चाहिए हमें, राइट। सो मान लीजिए लेट यूजर एंटर्ड टेक्स्ट इक्वल टू
टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डॉट वैल्यू। ओके राइट, सो जब भी ये बटन क्लिक किया जाएगा सो यूजर एंटर टेक्स्ट के अंदर क्या करना चाहिए, हमें ये टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का वैल्यू जो है वो स्टोर करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके राइट, हमने स्टोर कर लिया इस इन्फॉर्मेशन को और फिर वेरिएबल के अंदर है। अब इस वेरिएबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो जाके लोकल स्टोरेज में स्टोर होना चाहिए। कैसे होगा, जब भी हम ये वेरिएबल को ले लेते हैं क्या करना होगा, सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ऑफ यूजर एंटर टेक्स्ट नाम का एक की देंगे और उसके अंदर जो वैल्यू है यूजर एंटर टेक्स्ट लिखेंगे। राइट, सिंपल है ना। हम क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है हमारे पास उसको एक की वैल्यू पेयर की तरह हम लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं, है ना। चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको लिख लेते हैं। ओके राइट, तो मान लीजिए यहां पे हमने क्या किया, जब भी बटन क्लिक किया जाता है ना, ऑन क्लिक क्या होना चाहिए, यूजर एंटर टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनना चाहिए और फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ना, ये जो लेटर 1 टू मिस्टर जॉन इंग्लैंड, ये सारा टेक्स्ट जो है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो जाके उस यूजर एंटर टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहिए। राइट, और फिर उस स्टोर किए हुए इन्फॉर्मेशन को हम लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करेंगे, लोकल यहाँ पे लिखेंगे हम। राइट, सो उसको सेट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे कोड के अंदर जाके लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, है ना, राइट, सेट आइटम लिखना होगा, सेट आइटम ऑफ डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए यूजर एंटर टेक्स्ट जो है इस नाम का की देंगे। ओके, और फिर उसी के साथ वही वैल्यू भी देंगे हम, है ना, सो यूजर एंटर टेक्स्ट। ओके, सो ये भी हमने कर लिया, है ना। राइट, तो राइट चलिए वापस चलते हैं। ओके, सो जब इसको रन किया जाएगा, ओके, सो रन करने के बाद क्या होगा, जब भी आप उस इंफॉर्मेशन को यूजर एंटर टेक्स्ट के अंदर स्टोर करके उसको लोकल स्टोरेज में रखेंगे तो हम टिपिकली जब भी सेव बटन पे क्लिक किया जाएगा तो हम एप्लीकेशन के इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाके देख सकते हैं कि यूजर एंटर टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर ये जो लेटर टू मिस्टर जॉन, ये सारा टेक्स्ट जो है वो स्टोर किया हुआ होगा। राइट, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, है ना। सो मैं ऐसा करता हूं, इस पूरे इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लेता हूं। राइट, इसको जब हमने प्ले किया तो टेक्स्ट बॉक्स जो है एम्प्टी आ गया, है ना। राइट, तो मैं यहां पे ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको पेस्ट करूंगा, लेटर 1 टू मिस्टर जॉन इंग्लैंड एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा। राइट, सो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे सेलेक्ट किया और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन आ गया है ना, एक छोटा सा विंडो ओपन हुआ, वहां पे एप्लीकेशन पे क्लिक किया हमने और फिर लर्निंग डॉट ऑन द गो मॉडल पे देखा तो ये जो यूजर एंटर टेक्स्ट है ना, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ना, सो लेटर 1 टू मिस्टर जॉन इंग्लैंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो टेक्स्ट हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, यूजर का इनपुट दिया गया था, उस इनपुट को हमने क्या किया, अभी लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर किया, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ओके राइट, तो हमने क्या किया, अभी जब भी हम इस इनपुट को स्टोर कर रहे हैं उसको हम लाइक लोकली स्टोर कर रहे हैं, है ना। राइट, बट अभी जब अगर इस पेज को आप रीलोड करेंगे, राइट, सो क्या होगा, एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स ही दिखेगा आपको, है ना, एक एम्प्टी टेक्स्ट एरिया ही आएगा। ओके, तो अगली बात, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं इसको, किसी को लेटर लिख रहे हैं, बट बीच में आपको कोई काम आ गया, आपने इसको सेव किया और फिर ब्राउजर को क्लोज कर दिया। ओके, अगली बार जब आप ब्राउजर को ओपन करेंगे आप वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, मतलब जब भी आप रीलोड करेंगे तो जो टेक्स्ट मैसेज ऑलरेडी स्टोर किया गया है वही टेक्स्ट मैसेज कैसे बाहर आए ये देखना है हमें, है ना। ऑटोमेटिकली जब भी रीलोड हो तो वो टेक्स्ट मैसेज फिर से लोड होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए एक सिंपल छोटा सा इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे हम। राइट, सो स्टोर्ड यूजर इनपुट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ओके, और फिर ये जो यूजर एंटर टेक्स्ट है उसको रिट्रीव करेंगे। ओके राइट, और फिर अगर स्टोर्ड यूजर इनपुट वैल्यू नल है, मतलब एम्प्टी है, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो टेक्स्ट एरिया को हम एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे। अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डॉट वैल्यू में। राइट, आपको समझ आ गया क्या करने वाले हम, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टोर्ड यूजर इनपुट वैल्यू। ओके राइट, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे हम, ये जो हमने यूजर एंटर टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल की वैल्यू पे स्टोर किया था, है ना, हमारा वैल्यू होगा और वैल्यू के अंदर जो टेक्स्ट है वो भी स्टोर किया था हमने लोकल स्टोरेज में, है ना। तो उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे और चेक करेंगे, अगर वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव किया इंफॉर्मेशन जो है अगर नल है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, तो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डॉट वैल्यू जो है एम्प्टी होगा, मतलब जो टेक्स्ट एरिया है हमारे पास उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं होगा, वरना क्या स्टोर किया जाएगा, जो इंफॉर्मेशन हमने रिट्रीव किया वो इंफॉर्मेशन होगा। राइट, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी मैंने पेज को रीलोड कर दिया, है ना, ये अभी एम्प्टी है, बट अभी भी लोकल स्टोरेज के अंदर ये पूरा का पूरा टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है ना। राइट, तो अभी मुझे क्या करना होगा, सिंपली एक नया वेरिएबल बनाना होगा। ओके राइट, सो यहां पे मैं लिखूंगा लेट स्टोर्ड यूजर इनपुट वैल्यू। ओके, स्टोर्ड यूजर इनपुट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने। ओके, इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, है ना। सो गेट आइटम लिखेंगे और फिर क्या गेट करना है हमें, सो ये जो यूजर एंटर टेक्स्ट है, ओके, सो उसको गेट करेंगे हम। राइट, और फिर उसको रिट्रीव कर लिया। ओके, अभी सिंपली क्या चेक करना है हमें, इफ ब्रैकेट्स के अंदर, राइट, इफ ये जो स्टोर्ड यूजर इनपुट वैल्यू है, ओके, नल के साथ मैच होता है, सो नल है। ओके, तो क्या करना होगा हमें, सीधा ये जो यूजर एंटर टेक्स्ट है ना, सो ये जो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, राइट, सो ये जो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है इसका वैल्यू जो है इसको हम क्या करने वाले हैं, इक्वल टू एम्प्टी लिखेंगे। राइट, सो इसको खाली रख देंगे और ऐसा एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही आएगा, एम्प्टी टेक्स्ट एरिया आएगा हमारे लिए। ओके, वरना क्या करना होगा हमें, राइट, सो अगर आप इसको देखेंगे तो एल्स
राइट। सो एल्स क्या करना है हमें, सीधा जो भी इनपुट है ना, ये जो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डॉट वैल्यू है, ओके, सो इसको हमें क्या क्या करना होगा, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू ये जो स्टोर्ड यूजर इनपुट वैल्यू है, ओके, सो उसके साथ रिप्लेस कर देना होगा, राइट। और जब हम इसको रन करेंगे, राइट, सो हमारा टेक्स्ट आ गया है ना, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये, ओके। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से इंस्पेक्ट किया, ओके, और फिर एप्लीकेशंस में जाके स्टोरेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो यूजर एंटर टेक्स्ट है, ओके, सो इसको अगर मैंने राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, ओके, और इसको क्लोज कर दिया, ओके, क्लोज करने के बाद अगर मैंने इसको प्ले किया, क्योंकि वहां पे अभी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, है ना, उस यूजर एंटर टेक्स्ट नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा कोड जो है ना, नल हो जाएगा, है ना, राइट। सो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए नल आएगा, और फिर अगर नल है हम एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे, ओके। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे ये सारा चीज फिर से पेस्ट करके इस बार ऐसे लिखा, यू हैव बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, थैंक यू, ओके। अगर इस बार इसको अपडेट करके लिख दिया, सेव कर दिया, राइट, सो सेव करने के बाद मान लीजिए मैंने इसको फिर से रीलोड किया, तो अब भी जैसा का इन्फॉर्मेशन है वैसे का वैसा ही आएगा, है ना। सो अभी इन्फॉर्मेशन परसिस्ट करता है, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो इस बार जब भी आप इसको रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले से लिख के रखा हुआ है, यूजर एंटर्ड टेक्स्ट जो है ना, सो यूजर एंटर टेक्स्ट के अंदर जो भी स्टोर किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन वैसे का वैसा ही आएगा, राइट, ओके। सो आज के सेशन में हमने क्या क्या जाना, लोकल स्टोरेज में हम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, है ना, और फिर अगर स्टोर करना है तो सेट आइटम नाम का मेथड यूज करेंगे, अगर रिट्रीव करना है उसको तो गेट आइटम नाम का मेथड यूज करेंगे, ओके। और फिर वैल्यूज में अगर हमने डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को, अगर हमने वैल्यू असाइन नहीं किया तो वहां पे नल होता है, ओके। और फिर अगर हमें मल्टी लाइन इनपुट देना है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो है ना, सो टेक्स्ट एरिया नाम का एक HTML एलिमेंट यूज कर सकते हैं हम, ओके, राइट। सो आपको समझ आ गया, है ना। तो अगले सेशन में हम टू डूज एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे और इसकी मदद से आज जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, है ना, तो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो है उसको कैसे रखना है, ओके, और फिर मल्टी लाइन इनपुट कैसे ले सकते हैं, और फिर परसिस्टेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ओके। चाहे जितनी बार भी आप रीलोड करें, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्जिस्टिंग है उसको वैसे का वैसा कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे आने वाले सेशन में, राइट, ओके। सो आपने बहुत सारी चीजों को सीखा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट